अस्सलाम वालेकुम जी। अभी ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इस वीडियो को देखने से पहले अब इसका 23rd लेक्चर का पार्ट वन जरूर देखिएगा, फिर आपको ये वाला पार्ट आगे समझ आएगा। अच्छा, ये आगे बुक में ग्राफ को आपको ये मिलेगा, ये ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ में हमें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी हुई, मीन्स के हमें उसने कॉस्ट दे दी है और हमें ये कहा है कि ये बताएं कि अगर ये वाली प्राइस आपको मिले, ये एक्चुअली ये कॉस्ट है। ये प्राइस लाइन और कहाँ से खींचना है, और दूसरी हमें कॉस्ट या प्राइस अलग करके दी नहीं है। तो एक ही चीज आप समझे, बस सिंपल उसने ये कह दिया है कि इस लेवल से नीचे क्या फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं। तो वो नहीं करना चाहिए प्रोड्यूस, वो क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये 1140 जो वो कॉस्ट है, मीन्स कि ये देखें कि कॉस्ट जो कर्व होती है, आपने देखा होगा कि टोटल कॉस्ट कर्व जो होती है वो एवरेज कॉस्ट कर्व और फिक्स कॉस्ट कर्व का सम होता है। अब यहाँ से फर्म जो है, ये वाली जो कॉस्ट है, ये समझे कि फर्म ने अभी कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, जीरो है, तो इसके ऊपर 1140 इसको फिर भी मिल रहा है, कॉस्ट इनकर हो रही है। इट मीन्स कि $1140 इसकी फिक्स कॉस्ट है। 1140 इसकी फिक्स कॉस्ट है। तो इस अब अगर फर्म इससे नीचे प्रोड्यूस करती है, नीचे मीन्स के इससे नीचे बिजनेस में उसको रहना चाहिए कि नहीं, उसका ये पूछने का मकसद है। 1140 उसकी कॉस्ट है ही है हर सूरत में, तो अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रही तो $1140 को हर 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 वक्त उसको जो है ना वो इनकर हो रहे। तो इससे नीचे फर्म को जो है ना वो बिजनेस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसको $1140 का हर वक्त लॉस आ रहा है। अच्छा, 1140 के ऊपर देखें कि 1140 के ऊपर वो 600 यूनिट जो है ना वो कर रही है, फिर जाके वो 1140 के कॉस्ट को मीट कर रहा है। मीन्स के 600 वो यूनिट बेचेगा, फिर जाके वो 1140 जो कॉस्ट अपनी रिकवर करेगा। इट मीन्स क्या होता है कि ये इनका ये ब्रेक इवन पॉइंट है 600। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे रेवेन्यू और रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं। तो रेवेन्यू मतलब 600 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर जाके 1140 को मीट कर रहे हैं। 1140 वो कॉस्ट है जो उसको हर वक्त मीट हो रही है। तो इस वजह से इसने 600 यूनिट से ऊपर ही प्रोड्यूस करेंगे तो फर्म को बिजनेस में रहना चाहिए। अगर वो इससे नीचे प्रोड्यूस करते हैं, वो 1140 के बजाय उल्टा उनको और भी लॉस होने लग जाएगा, जो कि वेरिएबल लॉस जिसको कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का लॉस। अगला ग्राफ मैं अभी बताता हूँ आपको। आगे क्या है अगला, ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब ये बता, इसमें ये है, वो कह रहा है कि फर्म को कौन सी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, कब तक बिजनेस में रहना चाहिए, वो इस ग्राफ से आप चेक करके बताएं। तो हमें ये कह रहा है। अच्छा, मैंने जिस तरह बताया था कि फर्म को हमेशा जो है प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज होता है, हमारे टू एमसी पे होता है। अब ये देखें, मैंने क्या कहा था कि आपको जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ना, वहां से आपको प्राइस मिलेगी, वहां से आपको कॉस्ट मिलेगी, और पी इज इक्वल टू एम आर के ऊपर आपको पी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एमसी के ऊपर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज। ये एमसी कर्व है, ये उसने P2 हमें दे दिया। ये जो P2 है ये हमारा MR कर्व भी समझे इसको, प्राइस लाइन कंपेटिटिव फर्म जो है ना, पिछले हमने ग्राफ में देखा है। तो ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर Q2 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है, ये वाला पॉइंट अगर उस पॉइंट से ऊपर है, तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को वो वाली क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। अभी वो कह रहा है कि अगर P1 प्राइस मिले आपको, फिर आप इसको भी खींच लो इसके ऊपर एमसी, ये वाला पॉइंट एमआर एमसी प्रॉफिट इसमें जो मिल रहा है उसके ऊपर आपने डाउनवर्ड आपने मूव करना है। डाउनवर्ड मूव करने के बाद 80 से कर्व से देखना कि ये वाला जो पॉइंट है अगर ऊपर है, या प्राइस लाइन 80 से कर्व से ऊपर है, क्योंकि वो इधर भी टच कर रही है, इस वजह से ये वाला पॉइंट नहीं देखा जाता, ये वाला जहां टच है ये नहीं देखा जाता, ये वाला देखा जाता है एमआर एमसी। इसके ऊपर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है Q1 है, तो Q1 भी अगर प्रोड्यूस करे तो फिर भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एवरेज टोटल का से ऊपर है। मीन अगर यूनिट है इस पे, अगर ये वाला जो पॉइंट है, इस यूनिट पे अगर 40 का यूनिट आप प्रोड्यूस करें तो प्राइस सेलिंग ऊपर है, क्योंकि 50 का बिक भी रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है अगर ये वाला पॉइंट आपको दिया जाए, ये वाला मैंने क्या कहा था कि आपको जो कॉस्ट है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से मिलती है, एवरेज टोटल कॉस्ट ऊपर चली गई है, तो मीन्स के अभी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो उसका एक हिस्सा है एवरेज टोटल कॉस्ट का, उसके ऊपर हम निकालेंगे कि वो वाला रिकवर होगा कि नहीं। ये टोटल का जो इधर एक पॉइंट था, उससे नीचे हमें जो है ना प्राइस मिल रही है, ये हमारी मिनिमम पॉइंट हमारा ये है ना, ये वाला। या हम P इज इक्वल टू MC निकालें, तो हमारा ये पॉइंट क्या बनता है, ये वाला। इस पॉइंट के ऊपर अभी हमने देखना है। अब ये जो पॉइंट है, अगर इसको मैं सीधा इस तरह ऊपर ले जाऊं, इस पॉइंट के ऊपर,
ये वो एक्चुअल पॉइंट है जो कि हमें पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है, ये वाला। ठीक है, जो इसने दिखाया नहीं हमें। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ जो एवरेज टोटल कास्ट का एवीसी है, सॉरी फिक्स कास्ट जो है, इस पॉइंट पे वो रिकवर हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कास्ट का कुछ रिकवर ही नहीं हो रहा है, इसके ऊपर जीरो हो गया। तो कह रहा है पी इज इक्वल टू एबीसी के ऊपर क्या करना चाहिए, या व्हाट हैपेंस इफ पी इज इक्वल लेस देन एबीसी। तो इसका मतलब हुआ कि इस वक्त बिजनेस को शट डाउन करना चाहिए, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कास्ट वो कास्ट होती है जो कि फर्म को अपने प्रोडक्शन के दौरान इनकर हो रही है, तो वो उसको कवर नहीं हो रही तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिक्स कास्ट हर टाइम उससे इनकर हो रही है। अगला ग्राफ देखते हैं। ये वही ऑब्जर्वेशन है, पी इज इक्वल टू एम आर है, तो वो एम आर जो पॉइंट है वही एम आर इज इक्वल टू एम सी वाला है, और पी इज इक्वल टू एम सी कॉस्ट। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये कोई मतलब रिजल्ट नहीं है, ये ग्राफ से रिजल्ट दिए जाते हैं। ये दिखाया कि पी इज इक्वल टू वन, देन क्यू इज इक्वल टू वन, पी इज इक्वल टू टू, देन क्यू। तो इसके ऊपर जो है फर्म प्रोड्यूस कर सकती है। इसमें वही वाली कर्व को इसके अंदर एक चीज ये सिर्फ दिखाई है कि उनको ये देखें, कह रहा है सप्लाई इज टू एमसी अबव एबीसी। कह रहा है इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं, इस ग्राफ से हम पिछले ग्राफ में मैं आपको समझा दिया, ये वही वाला ग्राफ, इसमें सिर्फ ये पॉइंट लगाया है, ये वाले। ठीक है, कहता है कि सप्लाई उस वक्त तक फर्म करनी चाहिए, सप्लाई उस वक्त जब मार्जिनल कॉस्ट अबव एबीसी है, मतलब एबीसी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इससे जब ऊपर है, ये वाली कर्व एमसी, इससे एवरेज वेरिएबल से कॉस्ट ऊपर है, तब तक फर्म को सप्लाई करना चाहिए। और याद रखें कि शॉर्ट टर्म के अंदर सप्लाई का फर्म की यही होती है, जब तक वो एबीसी से ऊपर होता है वो सप्लाई कर रहा था। क्यों कर रहा होता है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कुछ पोर्शन रिकवर हो रहा होता है इसके ऊपर। ठीक हो गया, इस वजह से वो कर रहा होता है। तो ये याद रखें, शॉर्ट टर्म में जो फर्म की सप्लाई कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर ऊपर जो मार्जिन कॉस्ट कर्व होती है, ये वाली जो इसने लाइनें लगाई है, यही वाली कर्व होती है। और ये वाला जो पॉइंट होता है जो जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होते हैं, एमसी और एबीसी, वहाँ पे शटडाउन पॉइंट भी होता है, अगर प्राइस हमें उतनी ही मिल रही है। ठीक हो गया, ये ग्राफ वही वाला पिछला ये आप देख लीजिएगा। ये एक मैं आपको बात बता दूं, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन सप्लाईज अपवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न का वर्ड मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज होता है। जब भी कोई भी फैक्टर आप जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, सपोज कि आप एक इंडस्ट्री के अंदर आपको ना वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, आप आउटपुट कर रहे थे, वर्कर की जरूरत पड़ी, आपने वर्कर लगाए, आउटपुट बढ़ गई, फिर वर्कर बढ़ाए और आउटपुट, एक पॉइंट आएगा जिससे आप वर्कर बढ़ाएंगे लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, तो वो वर्कर आपस में ही वो मतलब एक दूसरे के काम में खलल बनने लग जाएंगे, मीन्स का काम कम है और वर्कर ज्यादा है, तो उसको उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन उनकी वजह से उसकी आउटपुट नहीं आ रही। ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे फैक्टर बढ़ाने से आपका आउटपुट कम होने लग जाए, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहलाता है। ठीक है, तो सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग इस वजह से होती है शॉर्ट टर्म में, कि फर्म ये चाह रही होती है सप्लाई बढ़ाती रहे ताकि उनकी कॉस्ट रिकवर होती रहे। ये नीचे भी इसने लिखा हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अभी ये कह रहा है कि अगर फर्म के इनपुट फैक्टर जो है, जैसे रॉ मटेरियल की प्राइस है या वेजिस है, ये अगर बढ़ जाता है तो फर्म को क्या करना चाहिए। इस कर्व के अंदर वो ये दिखाएगा कि ये करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखिए कि मार्जिनल कास्ट का मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, इसकी अलग वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मार्जिनल कास्ट वो होती है कि जब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से जो कास्ट इनकर हो रही है, तो वो जैसे 10 यूनिट पैदा किए हैं, 11वां यूनिट बनाएंगे तो 10 और 11 यूनिट के दरमियान जो प्राइस इनकर हुई है, कॉस्ट इनकर हुई है, उसको कहते हैं मार्जिनल कास्ट। तो कहता है कि अब ये देखें कि मार्जिनल फैक्ट आपके जो फैक्टर्स है ना, लेबर या वेजेस या रॉ मटेरियल बढ़ गया, तो वो कहता है क्या फिर कॉस्ट पे क्या फर्क है और कर्व किस तरह शिफ्ट होगी। तो अब ये देख लें कि जनाब यहाँ से MC1 पहले जो कर्व है ना, MC1 कर्व से पीछे प्राइस देखें वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगी ना क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है। आउटपुट अगर वाई एक्सिस की मूव करें तो क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आपने क्या आपकी प्राइस बढ़ी है इनपुट फैक्टर की, तो आपने कॉस्ट कर्व जो है वाई एक्सिस पे शिफ्ट करनी की तरफ शिफ्ट करनी, तो एमसी से MC2 पे आ गए। MC2 पे आने के बाद ये देख रहे क्या हो रहा है इस पे। अभी हमेशा MC इक्वल टू MR पे कंपनी ने फर्म ने प्रोड्यूस करना होता है। अभी इससे पीछे आने से क्या होगा, फर्म जो है ना Q2 के ऊपर प्रोड्यूस करने लग जाएगी, क्योंकि पॉइंट ये निकाला यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होता है। तो आपने Q2 पे अभी प्रोड्यूस करना, तो फिर फर्म प्रॉफिट में रहेगी। तो आप मतलब रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर इनपुट फैक्टर जो है वो उनकी प्राइस बढ़ जाए तो आपने क्या फर्म कम लेवल पे प्रोड्यूस करने लग जाती है। वही MC इक्वल टू MR। ठीक है, अच्छा अगला हमने पॉइंट देखना है, ये देखिए ये सेविंग हो जाएगी फर्म की। रिड्यूसिंग आउटपुट करेंगे तो ये फर्म सेव करने लग जाएगी उल्टा, नहीं तो अदर बात इधर करेगी तो इसमें ये लॉस होने लग जाएगा इसको।
क्योंकि फैक्टर की जो फैक्टर इनपुट फैक्टर बढ़ गए। अच्छा जी, अगला देखते हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये उसी से कंक्लूड किया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने पिछले ग्राफ को किया है, तो ये स्टेप टू रिस्पॉन्स वाले ये सारी ऑब्जर्वेशन है, एक एग्जांपल दी हुई है। आप ये अगर ग्राफ अच्छे से समझ गए तो आपको ये समझ आ जाएगी। अच्छा, ये आपकी ये अभी लास्ट ग्राफ जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या है, कह रहे हैं कि इंडस्ट्री, अच्छा सबसे पहले आप फर्क समझे, इंडस्ट्री और फर्म में क्या फर्क होता है। इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म है वो सारी इंडस्ट्री के अंदर आती है। मीन्स अगर आप किसी भी कोई भी प्रोडक्शन, जैसे मैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करूंगा, तो उसमें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फर्टिलाइजर की कंपनी है वो सारी उसके अंदर आएंगी। फिर हम इंडस्ट्री का जिक्र करें तो ये इंडस्ट्री उसमें सारी आ जाएंगी, चाहे वो कोई भी किसी भी नाम से चल रही हो कंपनियां। अच्छा जी, मैंने जैसा पहले बताया, अब ये एक कंपनी है, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये कंपनी है, इसकी एक कंपनी है MC1, उसकी कर्व है सप्लाई कर्व में बताया था। सप्लाई कर्व क्या होती है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर MC कर्व होती है वो सप्लाई कर्व होती है कंपेटिटिव फर्म इंडस्ट्री के अंदर। MC जो है, MC एक कंपनी की सप्लाई कर्व है, MC2 दूसरी कंपनी की, MC3 तीसरी कंपनी की। इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 3 कंपनियां ली है। अब यार ये देखते हैं। अच्छा, अभी क्या है, वो कहता है कि अगर प्राइस प्राइस P1 मिले तो क्या इंडस्ट्री के अंदर कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे। तो MC3 P1 के ऊपर सिर्फ MC3 जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही है 6 यूनिट तकरीबन इधर से, ये देखो। बाकी दो फर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही क्योंकि उनकी कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रही। ठीक है ना, किसी का वह मशीन एफिशिएंट होती है, किसी का लेस एफिशिएंट होती है। MC3 कंपनी के पास ऐसी मशीन है कि वो प्रोडक्शन करती है, P1 के भी उसको फायदा हो रहा होता है। अभी अगर P2 मिलती है तो P2 के ऊपर देखें कि तीनों फर्म ने प्रोड्यूस करने लगी है। P2 के ऊपर MC1 ने 2 यूनिट प्रोड्यूस करे हैं, MC2 ने 4, मतलब 4 से थोड़ा ऊपर है, बस 4 समझे इसको। और MC3 कितना प्रोड्यूस करने लगी है, 8। ठीक है, टोटल 8 4 12 और 2 14 यूनिट प्रोड्यूस होना। कह रहा है अगर प्राइस इंडस्ट्री के अंदर P3 मिले फिर क्या होगा। फिर ये वाली MC1 है, ये 4 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी। ये वाली कितनी, तकरीबन 6 7 ये करेगी, और MC3 10 करेगी। तो ये देखें 16, और ये जो है ना यहाँ से हम लिखते हैं तो 20 21 यूनिट ये प्रोड्यूस होने लगे। तो ये है ना प्राइस का, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो ज्यादा सप्लायर ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने लग जाता है। जो पहले कंपनियां थी वो भी करने लग जाती है, और जो कम प्राइस पे नहीं प्रोड्यूस कर सकती, उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है पर यूनिट कॉस्ट, वो भी प्रोड्यूस करने लग जाती है। अच्छा, कह रहे इफ इंक्रीजिंग आउट, क्वेश्चन क्या, इफ इंक्रीजिंग आउटपुट रेजेस इनपुट कॉस्ट, व्हाई व्हाट इंपैक्ट वुड इट हैव ऑन मार्केट सप्लाई। ये क्वेश्चन ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। द शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ सप्लाई। जो शॉर्ट टर्म के अंदर एक फर्म की सप्लाई कर्व है, जो इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व बनाई है, तो सबको समेशन कर देना, सबको जमा करके एक सप्लाई कर्व बनती है। ठीक है ना, जैसे 3 कंपनी है, वो एक 10 यूनिट पैदा कर रही है, दूसरी 10 यूनिट पैदा कर, तीसरी 15 यूनिट पैदा, तो इंडस्ट्री में कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 10 10 20 और 15 35 यूनिट आ रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री सप्लाई कर हो जाएगी। ठीक हो गया, मार्केट सप्लाई कर भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे दूं फिर खत्म करते हैं। इंक्रीजिंग कह रहे कि अगर आउटपुट बढ़ रही है और उसके साथ इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, फिर क्या होगा, फिर कंपनी को क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कंपेटिटिव मार्केट है। देखें, इनपुट फैक्टर की सप्लाई की कॉस्ट बढ़ भी जाए ना तो इन मार्केट को कुछ नहीं होता। मार्केट कंपेटिटिव में मार्केट डिसाइड करती है कि किसी फर्म ने को सप्लाई, किसी फर्म को क्या कॉस्ट पड़े, क्या प्राइस मिलेगी। मीन्स के कोई बंदा ये नहीं कर सकता यार मुझे तो ज्यादा महंगा पड़ता है, मैं ज्यादा में महंगा में बेचूंगा। कंपेटिटिव फर्म में, कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ये नहीं होता। कंपेटिटिव इंडस्ट्री वो होती है जिसमें मैनी बायर्स मैनी सप्लायर्स होते हैं। एक को अगर आपको नहीं पूरा नहीं पड़ रहा आपका कि यार ये तो प्राइस जो है कम मिल रही है मुझे, तो मैं तो नहीं, वो आउट हो जाएगा। मीन्स के इनपुट अगर कॉस्ट बढ़ती है तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और पैदा करने लग जाएगा। आप अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकते कंपेटिटिव फर्म के अंदर, मतलब यूनिट आप ज्यादा पे नहीं बेच सकते, ये बात याद रखें। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट सप्लाई के ऊपर। मार्केट ने वैसे डिसाइड करना, प्राइस वैसी रहेगी। हाँ, अलबत्ता सारे के सारे जितने भी हैं उस सब कंपनीज को जो इंडस्ट्री के अंदर सबको कॉस्ट, वो फैक्टर सबको इफेक्ट कर रहा है, तो मार्केट की प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अदरवाइज अगर किसी एक तो कंपनी को प्राइस कॉस्ट ज्यादा पड़ी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चले जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। 23 लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।